ठीक है, सभी को म्यूट कर दिया है। क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम गुरुजी को मनी मन याद करेंगे। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी और किडनी स्टोन के ऊपर है। तो किडनी स्टोन को समझने से पहले कि किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उससे पहले ये जरूरी है कि हम किडनीज की स्ट्रक्चर और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में जान लें। तो सबसे पहले हम किडनी की स्ट्रक्चर यानी किडनी की जो एनाटॉमी है और कैसे फंक्शन करती है फिजियोलॉजी को थोड़ा सा देखेंगे। अभी प्लीज जो भी अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है। तो किडनी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को थोड़ा सा देखेंगे। तो किडनी किस सिस्टम में आती है? जैसे कि हमने देखा है कि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें से एक सिस्टम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि हम इसको और आसान शब्दों में समझे तो जैसे कि हमने खाना खाया। हमारा जैसे डाइजेशन सिस्टम क्या करता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को अंतिम डाइजेस्ट करता है और लास्ट उसको से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, और फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, उसी तरह से प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया। अब उसको यूज करने लायक बना के अब हमारी जो इलियम है वो इन मटेरियल्स को अब्जॉर्व कर लेती है और हमारे सेल्स तक पहुंचा देती है। अब सेल इनको यूज करेगी। प्रत्येक बॉडी की सेल्स, अलग अलग जगह की जो सेल्स है वो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करती है इन मटेरियल्स को। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। अब उस प्रोसेस के थ्रू, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और उन प्रोसेस के थ्रू कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी किडनी जो है वो रिमूव करती है। तो किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट, इनको मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारा प्रोसेस हुआ, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सेल के अंदर हुआ, उस वेस्ट को निकालती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी किडनीज क्या करती है? किडनीज जो वेस्ट मटेरियल है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से निकला उसको बाहर निकालेगी। क्योंकि अधिकतर सेल्स, हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एसिडिक होते हैं, और इसी तरह से किडनीज जो है एसिड और एल्कलाइज को बेस को बैलेंस रखने का काम करती है। आपने देखा होगा, जो लोग सभी हम सब लोग न्यूरोथेरेपिस्ट ही हैं और सभी देखते हैं, जानते हैं कि हम एसिड एल्कलाइन चेक करते हैं। तो कहाँ से चेक करते हैं? किडनीज के साइड से, यानी कि म्यूकस जीरो और लिवर जीरो से हम पीछे अपना किडनी के पास, बैकबोन के पास यानी रिब के नीचे, साइड स्पाइन के साइड में, वहां से हम म्यूकस जीरो और लिवर जीरो का पेन चेक करते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूंगी कि वो हम चेक करते हैं किडनीज में कहाँ पेन है। अगर म्यूकस जीरो में पेन है तो एसिड बढ़ा हुआ है, यानी ब्लड का पीएच जो है एसिडिक हो गया है, यानी जो है लेफ्ट किडनी से में वो सही से एसिड को फिल्टर नहीं कर रही है। अगर राइट साइड में जो पेन है, इसका मतलब लिवर जीरो में पेन है, तो इसका मतलब जो है एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, एल्कलोसिस हुआ है। तो एल्कलाइन फिल्टर सही से नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है, अभी हम आगे देखेंगे इसको, वो एसिडिक ही होता है। और इस तरह से किडनीज जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल के, जो हमारे ब्लड का जो पीएच है, कितना होता है ब्लड का पीएच? 7.4 यानी 7.35 से 7.45 के बीच होता है, उसको बैलेंस रखने का काम करती है। ठीक है। अब इसी के बिगड़ने पर, जब किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, तब ही हमें एसिडोसिस या एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है। उसी को हम जब हम चेक करते हैं तो उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो जो हम किडनीज के से चेक करते हैं जब एल्कलाइन और एसिड, तो वो हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एसिडोसिस होता है। फिर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो तरह के एसिडोसिस और एल्कलोसिस होते हैं।
पहला होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस, जो हमारे लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिगड़ने से होता है। और इस तरह से किडनीज के बिगड़ने से जो एल्कलोसिस और एसिडोसिस होगा उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस कहते हैं, क्योंकि किडनी मेटाबॉलिक प्रोसेस से निकलने वाले वेस्ट को बाहर निकालती है, इसीलिए उनके बिगड़ने पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है और पीएच को बैलेंस करती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे तो किडनीज जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को जरा सा देखते हैं, फिर आगे किडनीज पे मूव करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि दो किडनीज होती है हमारी। उसके बाद दोनों किडनी से दो ट्यूब निकलती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, और दोनों जाके मिलते हैं एक यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरेथ्रा जो कि यूरिन रिमूवल का काम करता है। ठीक है, तो इस ये सिस्टम मिलके हमारा क्या बनाते हैं, केयूबी भी बोलते हैं उसको, कई बार लिखते हैं कि आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि केयूबी का अल्ट्रासाउंड चेक करा के आइए, या केयूबी लिखा तो केयू मतलब किडनीज यूरिनरी ब्लैडर जो सिस्टम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम ज्यादा डिटेल में सिर्फ किडनीज को देखेंगे, क्योंकि आगे हम किडनी स्टोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किडनीज की स्ट्रक्चर को देखने से पहले किडनी के बारे में पढ़ते हैं कि किडनी, जैसे हमने देखा कि मेटाबॉलिक एस पीएच को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, और किडनीज क्या काम करती है हमारी किडनीज, किडनीज हमारी एक प्रोटीन बनाती है जिसे रेनिन बोलते हैं, कि वो रेनिन हार्मोन की वजह से ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ये हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट न्यूरोथेरेपी में इसको यूज करते हैं। देखा होगा कि जैसे ही किडनी में इसका किडनी जो फंक्शन करती है उसमें एक सिस्टम होता है रास, RAAS, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसके थ्रू जब किडनीज के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है किसी भी वजह से, तो किडनीज के अंदर रेनिन निकलता है। ये वाला रेनिन जो है वो हमारे स्टमक में बनने वाले रेनिन से डिफरेंट है। जो किसमें बनता है हमारे स्टमक में, जो हमारे मिल्क का डाइजेशन करता है और यंग एज में यानी बच्चों में और मिलता है, वो RENNI होता है, वो रेनिन अलग है, वो एक एंजाइम है। और यहाँ जो ये रेनिन है वो अलग है, और ये क्या करता है कि जैसे ही ब्लड किडनीज के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है तो रेनिन निकलता है। इस रेनिन के अफेक्ट से हमारी जो लिवर में बनने वाला एंजियोटेंसिन है वो जब किडनीज में पहुंचता है और तो वो रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। यही एंजियोटेंसिन 1 जो है जब ACE कन्वर्टर लंग्स में पहुंचता है तो ACE कन्वर्टर की वजह से वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसी इसी का यूज करके हम लो बीपी के लिए जो एंजियोटेंसिन ट्रीटमेंट देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 नंबर, वो इसी ट्रेनिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया रेनिन के बारे में। आगे हम चलते हैं, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। ठीक है, अब है, और किडनीज क्या बनाती है, किडनीज हार्मोन बनाती है 125 DCC सभी जानते हैं, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है। तो ये हमने जब ब्लड पढ़ा था तब हमने देखा था कि इरिथ्रोपोइटिन के ही प्रभाव से जो है हमारे जो आरबीसीज बनती है, इसी हार्मोन के इफेक्ट से प्रभाव से आरबीसीज बनती है। तो इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है, किडनीज में बनता है, और मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि थोड़ी मात्रा में लिवर में भी बनता है। ठीक है, और क्या बनता है, 125 DCC भी सभी जानते हैं, 125 DCC का फॉर्मूला की किडनीज इसमें हेल्प करती है 125 DCC के फॉर्मेशन में, और जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके किडनीज क्या क्या काम करती है। और अब आगे चलते हैं, किडनीज की लोकेशन देखते हैं कि किडनी की लोकेशन कहाँ होती है। किडनी हमारी थोरेसिक जहाँ वर्टिब्रा खत्म होती है, यानी कि स्पाइन के दोनों तरफ पीछे के साइड में, यानी कहाँ होती है, डॉर्सल। जैसे हम आगे वाला साइड को बोलेंगे, जहाँ हमारा एब्डोमेन होता है उसको हम बोलते हैं अपना वेंट्रल सरफेस, और पीछे जहाँ हमारी
स्पाइन होती है उसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, DORSAL। तो इसी प्रकार कई बार जब आपने रिपोर्ट देखी होगी, आप MRI या एक्सरे रिपोर्ट देखिए जहाँ वर्टिब्रा हो लिखे होते हैं, तो वहाँ जो हम थोरेसिक जिसको बोलते हैं वहाँ D भी लिखा होता है, D फॉर डॉर्सल। तो वो डॉर्सल मतलब हमारे पीछे वाले साइड के पार्ट को बोलते हैं। तो आगे वाले साइड में यानी वेंट्रल सरफेस पे हमारा एब्डोमेन होता है, और पीछे वाले साइड पे हमारी किडनीज होती है। किडनीज मतलब कहाँ होती है? डॉर्सल सरफेस पे होती है, ठीक है। तो स्पाइन के दोनों तरफ होती है। और कहाँ होती है? इनकी पोजीशन देखें तो T12 से L3 यानी थोरेसिक के 12वीं वर्टिब्रा से लेकर लंबर के तीसरे वर्टिब्रा तक इनकी पोजीशन होती है, ठीक है। इसीलिए हम जब म्यूकस जीरो लिवर जीरो चेक करते हैं तो हमारे स्पाइन के दोनों तरफ जस्ट बिलो द थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब जहां हमारा रिब केज खत्म होता है जस्ट उसी के नीचे ही हम पॉइंट करते हैं। वो पॉइंट करके देखते हैं स्पाइन के दोनों तरफ लिवर जीरो और म्यूकस जीरो का पेन। लेफ्ट साइड में विंग करेंगे तो म्यूकस जीरो का पेन वहां देखते हैं, और राइट साइड में लिवर जीरो का पेन देखते हैं जस्ट बिलो द रिब्स, जहां हमारी पसलियां या रिब्स खत्म होती है, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं कि किडनीज जो है, किडनीज के अंदर ब्लड जो है वो एंटर करता है रीनल आर्टरी से और बाहर निकलता है रीनल वेन से। ये अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। दो ट्यूब्यूल्स निकलती है, दो यूरेट, ये हमने देख ही लिया, यूरेटर्स निकलती है और जो यूरिनरी ब्लैडर में मिलती है, ठीक है। किडनीज की शेप कैसे होती है? बीन शेप, मतलब राजमे की शेप में होती है किडनीज, ठीक है। और साइज कितना होता है आगे देखते हैं। किडनी जो होती है वो एक एडल्ट किडनी का साइज जो होता है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक लंबा, और विड्थ जो है 5 से 7 सेंटीमीटर तक की मतलब उसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 5 से 7 सेंटीमीटर की होगी। और वेट अप्रोक्स 120 से लेकर 170 ग्राम का, यानी 120 टू 170 ग्राम तक का होगा, ठीक है। अब हम देखा है कि इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि राइट साइड में हमारा लिवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी जो लिवर है वो प्लेस होता है यानी स्थित होता है। तो इसीलिए राइट किडनी की पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि वो स्पेस ऊपर लिवर ने घेरा हुआ है, इसीलिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। आगे चलेंगे तो किडनी की अगर शेप की बात करें तो हमने जब अ, वो देखा था ना, जब हमने वो पढ़ी थी अपने ब्लड वेसल्स, तो देखा था कि दोनों साइड से पिचकी हुई सरफेस को कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। इसी तरह से किडनी जो है वो थोड़ा सा ऐसे होता है कि दोनों तरफ से उसकी सरफेस फूली हुई होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है उस किडनीज की। और जो है किडनीज बीन शेप हो गई, जैसे बीन फूला हुआ होता है ना दूध से, एकदम राजमा जैसा, कि राजमा के जैसे ही समझिए कि एकदम स्ट्रक्चर उसकी राजमा जैसी ही होती है, और दोनों तरफ से फूला हुआ होता है वो इस तरह से ही वो कैप्सूल में बंद रहता है। तो आउटर सरफेस को कैप्सूल ही बोलते हैं, ठीक है, किडनी कैप्सूल। और उसके बाद जैसे बीन्स में एक बीच में गड्ढा होता है, उसी तरह से वहां भी एक गड्ढा होता है, इसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो जहां से सारी नर्व, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स जो, हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि जब किडनी से रिलेटेड कुछ, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि हर क्लास में कि हर एक ऑर्गन का एक मेडिकल में, बायोलॉजी में या मेडिकल टर्म्स में एक नाम होता है इससे रिलेटेड। जो भी चीज अगर उससे रिलेटेड लिखी होती है तो उसका मतलब वो ऑर्गन है। तो इस तरह रीनल, रीनल शब्द का मतलब होता है किडनी, ठीक है। जब हम बात करेंगे रीनल आर्टरी, तो मतलब किडनी से निकलने वाली, किडनी के अंदर जाने वाली आर्टरी, किडनी के वेन, किडनी रीनल वेन की बात करेंगे तो रीनल किडनी की वेन, ठीक है। रीनल, अगर हम बात करेंगे रीनल कैलकुलाई तो किडनी का स्टोन, ठीक है। तो रीनल मतलब किडनी, ठीक है। जैसे हमने हेपेटिक बोला था, हेपेटिक मतलब लिवर, ठीक है। तो अभी हमने कोलोलिथेसिस पढ़ा था लास्ट क्लास में, यानी गॉल ब्लैडर का स्टोन, ठीक है। तो रीनल शब्द का मतलब, आगे हम जहां भी रीनल पढ़ेंगे दैट मीन्स किडनी, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने बताया कि जो हाइलम है, जो एक पूरी सरफेस के बीच में एक गड्ढा है, उस हाइलम से ही रीनल आर्टरी यानी किडनी की आर्टरी, किडनी की जो वेन है, और जहाँ जो भी नर्व है, यूरेटर है, वहीं से निकलती है, ठीक है। अब
आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। एक सेकंड। इस तरह से किडनी का शेप होता है। और बाहर वाला देखा जैसे कैप्सूल, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, कैप्सूल, मतलब जिससे जिससे उसके ऊपर लेयर होगी उसको कैप्सूल बोलेंगे। तो किडनी में दो, अगर उसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे, मतलब उसको अगर हम जैसे अगर बीज को अलग कर दें, दोनों पार्ट को अलग कर दें, राजमे के दोनों पार्ट को अलग कर दें, तो वो क्रॉस सेक्शन के में अगर हम किडनी को देखेंगे तो वो बीच में से काट के देखेंगे तो दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और बीच वाला पार्ट मेडुला। जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हर किसी चीज, किसी भी बॉडी पार्ट का, जैसे हम कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स भी पढ़ते हैं, एडुनल मेडुला भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी हम ब्रेन में भी मेडुला पढ़ते हैं, तो और भी बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी बात करी जाती है कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट ही होता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज का अगर कॉर्टेक्स वाला पार्ट बोलेंगे तो आप भी समझ जाइएगा कि उसका बाहरी भाग है, ठीक है। और मेडुला मतलब बीच वाला भाग, मध्य मतलब होता है, मेडुला का मतलब मध्य ही होता है। तो बीच वाला पार्ट जो है मेडुला रहेगा। तो इधर भी इसे वही सिमिलर नाम रख दिया कि कॉर्टेक्स आउटर पार्ट और मेडुला बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉर्टेक्स का आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन, बाहर पीछे बाहर वाला प्रोटेक्टिव लेयर है। मेडुला इनर वाला सॉफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। हाइलम हम देख ही चुके हैं कि दोनों जहाँ बीच में गड्ढा होता है जहां से सारी वेन और नर्व और वेसल्स निकलती है, ठीक है। तो जहाँ आउटर वाला पार्ट है वहां सारे नर्व आगे हम देखेंगे, तो वो आउटर वाला पार्ट जहाँ प्रोसेस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो सारा कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में ही होता है। और उसके बाद मेडुला में वो सारी ट्यूबल्स मिल जाती है। ये आगे हम फिजियोलॉजी में और आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ठीक है। और ये जो है ये जो मेडुला वाला पार्ट है, एक सेकंड डायग्राम में दिखाती हूँ। तो मेडुला वाले पार्ट पे इस तरह से बीच बीच में कुछ उभार जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं उभार, बीच में होगा, उसको कैलिक्स बोलेंगे। और बीच बीच में एक मैं दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए, ये इस डायग्राम में देखिए कि आउटर वाला पार्ट दिख रहा है, रीनल कैप्सूल है, और ये जो उभार दिख रहे जैसे इस तरह से, जैसे कि ये बीच बीच में उठा, ये जो उभार कर दिए, फिर एक मेडुला आया, फिर उभार कर दिया, फिर एक मेडुला आया, फिर उभार कर दिया, तो इस तरह से जो उभार है उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। उभार की जो है वो कैलिक्स है, और बीच में ये गड्ढा है, बीच बीच में ये गड्ढे हैं जिसको मेडुला बोलते हैं। तो इस तरह से अंदर मेडुला वाले पार्ट में पिरामिड है, मेडुला पिरामिड्स, और अंदर मेडुला, तो कैलिक्स मिलके मेडुला, कई सारे मेडुला पिरामिड्स मिलते हैं, और सारे ही मेडुला पिरामिड्स मिलके बीच में एक बीच में मिल जाते हैं, जिसको मेजर कैलिक्स और ये क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार और सारे पेल्विस मिलके फिर क्या जाए, पेल्विस मिलके फिर पेल्विस आगे किस में बढ़ेगी, यूरेटर में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मेडुला वाले पार्ट में कुछ उभार जैसे होते हैं जिसको कैलिक्स बोलते हैं, और बीच बीच में ये मेडुला पिरामिड फॉर्म करते हैं। और यहीं पे इसके बाद ये सारी इन सब आगे हम देखेंगे, यहीं पे सारा प्रोसेस होता है यूरिन का, और फिर वो जाके पेल्विस से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। इसी पेल्विस में कई बार आपने देखा होगा कि हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि वो जो स्टोन है वो पेल्विस में फंस गया है, और वो पेल्विस की वजह से वो हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन हो गई है। तो अब आगे देखेंगे, तो ये पेल्विस में फंस गया मतलब कि वो बीच में जहां से सारा यूरिन प्रोसेस होकर यूरेटर में जाएगा उस जगह पे फंस जाता है, तो वो आगे यूरेटर के रास्ते को ब्लॉक करता है। अगर बीच में कहीं है तो वो तो फ्लो के साथ आ जाएगा, लेकिन अगर पेल्विस में फंस गया है, मतलब अगर यूरेटर से जाने वाले रास्ते के बीच में फंस गया है स्टोन, और साइज में अगर बड़ा है, तो फिर जो है किडनी का जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और वो काफी किडनी जो है काफी डैमेज किडनी में होने लगता है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन होने लगती है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई।
ठीक है। आगे अब इस तरह से कितने 8 से 12 तक के जो है कैलिक्स इसमें हो सकते हैं, मतलब ये पिरामिड्स जो है ये इस तरह से 8 से 12 तक के पिरामिड्स जो है किडनी में हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि जनरल जो किडनी की जो शेप थी और उसके शेप के बाद जो क्रॉस सेक्शन में जैसे किडनी दिखती है वो हमने देख ली। ठीक है, अब चलते हैं कि प्रोसेस एक्चुअली कैसे प्रोसेस होगा, कैसे यूरिन जो है यूरिन फॉर्म होगा और कैसे जो है ब्लड से यूरिन फॉर्म होगा वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो किडनी की जो यूनिट है जो जो यूरिन फॉर्मेशन करती है उस यूनिट को नेफ्रॉन बोलते हैं, मतलब एक इकाई जहां से नेफ्रॉन जो जहां से यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जहाँ इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर होते हैं किडनी के अंदर, और किडनी की जो यूनिट है यूरिन फॉर्मेशन की यूनिट जो है वो नेफ्रॉन्स कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए किडनी को मतलब जो किडनी के जो रिलेटेड जो किडनी के इश्यूज को जो देखने वाला डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रॉन्स से आया किडनी, मतलब रीनल की बात करें तो किडनी, और अगर ब्लड फॉर्मेशन ब्लड से रिलेटेड यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी इसी उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी किडनी का जो यूरिन वाला डिपार्टमेंट है वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो डील करता है किडनी यूरिन रिलेटेड इश्यूज, किडनी रिलेटेड इश्यूज को। ठीक है, अब हमने देखा था कि सारी किडनीज जो है यूरेटर में दोनों किडनी जो है लेफ्ट राइट जो है उसे दो पाइप ये ट्यूब्यूल्स निकलती है, डक जो निकलती है उसको यूरेटर बोलते हैं। अब एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे जहाँ मैंने हमने देखा कि जहाँ यूरी किडनी से यूरेटर जुड़ रहा है वो पेल्विस वाली जगह है। ठीक है, पेल्विस में हमने देखा है, रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि पेल्विस में अटक गया है स्टोन। अब एक और जगह जहाँ स्टोन फंसता है वो होता है जहां पे हमारी यूरेटर दोनों लेफ्ट और राइट वाली यूरेटर जो है यूरिट अब कहाँ यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करती है, मतलब ब्लैडर और जहां हमारी यूरेटर मिलती है वहां पे एक उस जंक्शन को बोलते हैं यूरिटो वेसाइकल जंक्शन, यूवी जंक्शन। ठीक है, यूवी जंक्शन में भी ये होता है कि वो जो जगह होती है वहां भी कई बार स्टोन फंस जाता है। ठीक है, ये वो जगह होती है जहाँ पे दोनों ये जो यूवी जंक्शन में एक वाल्व होता है। ठीक है, उस वाल्व की वजह से क्या होता है कि जब जो भी यूरिन है जो फिल्ट्रेशन जो भी यूरिन बन के आ गया वो यूरिनल ब्लैडर में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ वाल्व है, जब हम बात कर हम इस बात को मैं कई बार रिपीट करती हूँ और फिर मैंने यहाँ रिपीट करना चाहूंगी जो लोग नए जुड़े हैं कि हमारी बॉडी में वाल्व और स्फिंक्टर सब जगह होते हैं। ठीक है, तो कहाँ वाल्व होना चाहिए कहाँ स्फिंक्टर होना चाहिए ये बिल्कुल इतना सटीक मतलब इतना सही हमारी बॉडी का टेक्नोलॉजी है ना कि जब भी कोई टॉक्सिक मटेरियल हम ये चाहते हैं कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए वहां पर वाल्व है, मतलब वॉल्व की जो है वो उसका जो भी प्रोडक्ट है मतलब जो भी कुछ चीज है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, वहां वॉल्व है। जैसे कि कभी भी हार्ट में जहां से हार्ट से वेंट्रिकल और एट्रियम से वेंट्रिकल में यानी ऊपर वाले रास्ते से जब नीचे वाले चैम्बर में ब्लड जाता है तो वो दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए, इसलिए वह वाल्व है। ठीक है, जैसे हम इलियम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि इलियोसिकल वाल्व होता है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल अब हमारे इलियम में पहुंच गया वो मिक्स नहीं होना चाहिए, तो वहां पे वॉल्व है। लेकिन जहां हमारा जैसे कार्डियक स्फिंक्टर होता है पायरोलिक स्फिंक्टर होता है, मतलब वहां मिक्स हो सकते हैं तो इतनी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर हमारा ईसोफेगस से फूड जो है स्टमक से वापस स्टमक से फूड जो है ईसोफेगस में चला जाएगा तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, वो मिक्स हो सकता है। लेकिन इलियम से फूड जो है वापस सीकम में नहीं जाना चाहिए, मतलब सॉरी सीकम से वापस इलियम में नहीं जाना चाहिए, इसलिए वहां पे वाल्व है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी वाल्व दिया गया है, यानी जो यूरेटर वेसाइकल वाल्व होता है मतलब जो फिल्टर होके अब यूरिन आ गया यूरिनरी ब्लैडर में वो वापस से
किसमें नहीं जाना चाहिए, यूरेटर में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यूरेटर के बीच में और यूरिनरी ब्लेडर के बीच में एक वाल्व होता है, यूरिनर यूरेटर वेसिकल वेसिकल वाल्व। लेकिन जब किडनी स्टोन होने की वजह से ये वाल्व खराब हो जाता है या इस वाल्व में अटक जाता है स्टोन, तो क्या होता है कि जो यूरिन है वो वापस से यूरिनरी ब्लैडर से यानी मूत्राशय से वापस यूरेटर में प्रवेश कर जाता है, और वो यूरेटर में जो यूरिन रहता है, तो उसी वाली पोजीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। यानी हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और नेफ्रोसिस मतलब किडनी में, तो यानी यूरेटर में अगर यूरिन रहता है, वो यूरिनरी ब्लैडर से वापस जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, और वो एक खतरनाक स्थिति है, उसकी वजह से किडनी में काफी डैमेज हो सकता है। तो ये किस वजह से होता है, ये वॉल्व, या तो वो जो स्टोन है वो उस वॉल्व में फंस जाए, या उस किसी वजह से वो वॉल्व खराब हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको हमने देख ही लिया कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर जो यूरिन जो है वो भरता रहता है, और जब हम वो पूरा भर जाता है तब यूरिन जो पास करने का प्रोसेस है उसको मिक्चुरेशन कहते हैं। मतलब यूरिन पास करने की जो प्रोसेस है उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं। एक जो किडनी है वो किडनी फिल्टर करती है अबाउट हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। 1 मिनट में किडनी जो है एक आधा कप के जितना ब्लड जो है फिल्टर करती है, ठीक है। और अपने एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू रिमूव करती है, ठीक है। तो इस तरह से किडनी हमने देख ही लिया कि वो जो है ये फिल्टर करने के साथ सो जो भी है मिनरल्स और सॉल्ट्स का बैलेंस बना के रखती है, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स की, अब हमने ये तो देख तो लिया, किडनी की स्ट्रक्चर देख ली और किडनी की एक्सिविटी सिस्टम की स्ट्रक्चर देख लिया। अब नेफ्रॉन्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है। नेफ्रॉन्स की बनावट में देखते हैं कि नेफ्रॉन्स में जो एक एक हमने देखा स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी यहाँ से जो यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जैसे ब्लड आएगा जो छनके जो आगे जाएगा यूरिन फॉर्मेशन होगा वो नेफ्रॉन्स में होगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स में दो पार्ट होते हैं। एक होता है रीनल कैप्सूल, और दूसरा होता है रीनल ट्यूबुल्स, ठीक है। तो रीनल कैप्सूल की बात करें, मैं ये सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही दे रही हूँ, लेकिन मैं डिस्क्राइब जो है हिंदी में कर रही हूँ। लेकिन जब मैं आपको नोट्स दूंगी तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो जिसको जिस भी लैंग्वेज में समझ आता है वो आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो आई होप अभी किसी को समझने में ऐसी मुश्किल नहीं हो रही होगी, क्योंकि सारा जो नोट्स है अभी अभी इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं डिस्क्राइब हिंदी में कर रही हूँ, ठीक है। तो जो टू पार्ट्स होते हैं वो रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो रीनल कैप्सूल के भी दो पार्ट होते हैं, बोमन कैप्सूल, और हिंदी में शायद बोमन संपुट कहते हैं, और ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे, मतलब एक स्टीव छलनी लाइक स्ट्रक्चर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, और कप, जैसे ये जो है ये कप है एक, ठीक है। कप के अंदर जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा है दैट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो गुच्छा जो है ग्लोमेरुलस है, और जो कप है वो बोमन कैप्सूल यानी बोमन संपुट हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस तरह से बोमन कैप्सूल, उसके बाद वो बहुत सारी, फिर वो ग्लोमेरुलस, और उसके बाद फिर वो आगे जुड़ती है ट्यूबुल्स। तो वो ट्यूबुल्स जो है रीनल ट्यूबुल्स, जो आगे जाके ट्यूबुल्स जुड़ेगी, जो डक्ट जुड़ेगी, ठीक है। वो भी, उसके भी तीन पार्ट होते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल के मतलब होता है हिंदी में समीपस्थ, है ना। तो प्रॉक्सिमल मतलब जो जो वो बोमन कैप्सूल के पास वाली ट्यूबुल है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कुंडली नुमा, ठीक है। जो पास वाली कुंडली नुमा ट्यूबुल है वो पीसीटी हो गया, ठीक है। बीच में ये हो गया लूप ऑफ हेनले, यानी ये जो लूप बन रहा है, जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रही है, उसको बोल दिया लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब उसके बाद जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, उसके बाद जो कुंडलीनुमा स्ट्रक्चर हो जाएगी, उसको बोल देंगे डिस्टल, यानी दूर वाली कुंडलीनुमा ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो इस तरह से जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखा है तो बहुत सिंपल है, याद करने में भी बहुत आसान है, और याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ समझना है, ताकि हम अगर
कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सके कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो क्या होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर एक कैप्सूल हुआ जिसके अंदर गुच्छा है ब्लड वेसल्स का, जिसको बोलते हैं ग्लोम्युलस। उसके बाद फिर ये आगे बहुत सारी ट्यूबुल्स है। तो आगे की साइड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, उसके बाद फिर ये डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है। यहाँ इस कलेक्टिंग ट्यूब में फिर सारा जो वेस्ट यूरिन है वो आगे इकट्ठा होता जाता है। और इस तरह से सारे के सारे जो भी नेफ्रॉन्स है उन सब का इस जो जो भी फिल्ट्रेशन हुआ, जो भी वेस्ट मटेरियल निकला, वो इस तरह से इस कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा होता जाता है। और सारी की सारी कलेक्टिंग ट्यूब फिर आगे जाके किसमें मिल जाती है, इस पेल्विस में मिल जाती है, सब एक साथ मिल जाती है। ठीक है। और फिर वो आगे जाके किसमें, यूरिनरी यूरेटर में निकल जाता है, यूरेटर से में होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। ठीक है। और डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि ये हो गया, इस डायग्राम में थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। ठीक है। तो होगा कैसे इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। शॉर्ट में समझे तो कैसे है कि जैसे कि हमारी पूरी हमारा जो ब्लड बह रहा है पूरी बॉडी से, तो वो ब्लड जो है इसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, यानी जो हमारी रीनल आर्टरी है उसके थ्रू हमारी किडनी में प्रवेश किया। ठीक है। किडनी में प्रवेश करने पर वो जो आर्टरीज के थ्रू जो है वो हर नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स के इस ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में एंटर कर गया। ठीक है। अब वो इसने छान लिया ब्लड। ठीक है। अब ब्लड छन गया, जो जो चीज प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, जो भी अनम्यूटेड है अभी। ठीक है। और फिर वो आगे ये जो छान छान लिया, तो जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आरबीसीज है, जो भी चीज हमारा वेस्ट जो हमको नहीं चाहते, जो ब्लड जो काम की चीजें हैं, वो छनती नहीं है। बड़े मॉलिक्यूल्स छनते नहीं है, वो इधर ही रहेगा कैप्सूल में। तो बाकी चीजें जो है फिर वो फिल्ट्रेट में होके नीचे आ गई। अब जो प्रोसेस है पीसीटी में, डीसीटी में, ये सारा प्रोसेस होगा। और फाइनली जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो इस कलेक्टिंग ट्यूब से निकल के आ गया। मतलब जो हमारा ब्लड यहाँ गया अंदर, उसमें से जो भी वेस्ट निकलेगा वो वेस्ट मटेरियल जो है कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि यूरिन फॉर्मेशन जो हो गया, जो भी वेस्ट है, जो एक्सेस वाटर है। यूरिन मतलब क्या होता है, जो भी हमने पानी पिया, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से एक्स्ट्रा पानी निकला। ऐसा नहीं है कि जो हम पानी पीते हैं वो वही पानी हमारा बाहर निकलता है, उसके अलावा हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू भी वाटर निकलता है। तो उसको भी हमें हमारी किडनी जो को बाहर निकालना होता है, एक्सक्रीट करना होता है। ठीक है। तो जो भी वेस्ट निकला वाटर में, जो भी मिला हुआ है वेस्ट प्रोडक्ट, वो कलेक्टिंग ट्यूब में आ गया। और उस ये सारी कलेक्टिंग ट्यूब जो मिलके यूरेटर में निकल जाएगी, और यूरेटर से फिर ब्लैडर में चला होके इस तरह से रिमूव हो जाता है। अब जो ब्लड था, जिसमें ब्लड में जो चीज हमें चाहिए थी, ठीक है, वो वापस किस में चली गई, वो वेन्स में चली गई। वो इस तरह से रीनल वेन के थ्रू वापस ब्लड में मिल जाती है। ठीक है। तो ब्लड लॉस भी नहीं हुआ, जो चीज हमारे कोई आरबीसी मतलब ब्लड सेल का कोई भी लॉस नहीं हुआ, प्रोटीन का भी कोई लॉस नहीं हुआ। केवल और केवल क्या रिमूव हुआ, जो भी एक्स्ट्रा पानी था, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल थे, वो गया यूरिन में। लेकिन अब देखिए, किसी किसी का क्या होता है कि प्रोटीन भी लीकेज हो रहा होता है। ठीक है। यूरिन में प्रोटीन भी आ गया, ब्लड सेल्स भी आ रही है, यूरिन भी वो भी आ रहा है, ये प्रोटीन भी आ गया है ना, और भी बहुत सारी चीजें आ गई, ग्लूकोज भी आ गया। ठीक है। अब तो अब इसका मतलब कहीं ना कहीं कहाँ हुआ है कि या तो शरीर में वो जो बहुत ज्यादा एक्सेस में आ गया है, जो जिसको किडनीज को रिमूव करना पड़ रहा है, या फिर किडनीज में कोई इस इनके इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी जो काम करने का जो स्टाइल है, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, उसमें कोई गड़बड़ी हुई है कि ये जो है इसको बाहर निकाल रही है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो अभी आई होप कि ये आसान शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन, हमने जो पानी पिया वो किडनी के थ्रू ऐसे नहीं जाता है, वो ब्लड हमारी किडनीज के थ्रू जाता है, और किडनी के थ्रू हर नेफ्रॉन्स के थ्रू जो है ब्लड फिल्टर होकर ब्लड ही
यूरिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। ठीक है। तो तीन प्रोसेस जो होते हैं ये, इसको मैं आगे चलाती हूँ। तो इस जो यूरिन फॉर्मेशन को हम डिटेल में नहीं समझ, प्लीज आप म्यूट कर ली। क्या आप इस यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी डिटेल में समझना चाहेंगे या आगे हम मूव ऑन करें? आप कोई भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप प्लीज जो भी अनम्यूटेड है वो म्यूट कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में फिर से मैं समझा देती हूँ। और हमारा ये जो इसका बाकी जो रह जाएगा हम आगे क्लास में पूरा कर लेते हैं हम। मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ पिछली क्लास की तरह। अगर हमारा रह जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। मैं आपको डिटेल में ही समझा रही हूँ। ठीक है। तो तो जो जो ये जो किडनी हमारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसको फिर हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देख लेते हैं। हाँ। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें तीन प्रोसेस होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन है। तीन प्रोसेस के थ्रू ही ये जो है हमारा यूरिन फॉर्मेशन पूरा होता है। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। जिसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा अभी कि ब्लड आया हमारा किडनीज के अंदर। ठीक है। उसके बाद वो प्रवेश किया सभी प्रकार के जो भी जितने भी जो कैप्सूल हमने देखा ना, अभी कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट देखा, तो जितने भी जो वोमन कैप्सूल वाले, जो वोमन कैप्सूल जहां हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी छनेगा, तो वो सारे के सारे कैप्सूल किस तरह से अरेंज होते हैं? कॉर्टेक्स में अरेंज होंगे। मतलब अभी हमने देखा कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, पूरे सभी पार्ट में कॉर्टेक्स में बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कैप्सूल्स वाले पार्ट यानी वोमन कैप्सूल अरेंज रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब ब्लड आया तो सारा के सारा ब्लड किस में चला जाता है? हाँ, सारे के सारे नेफ्रॉन्स के बोमन कैप्सूल में चला जाता है। अब वहां से ब्लड जो है फिल्टर होगा। ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब ब्लड पास करता है वोमन कैप्सूल से, तो वाटर सॉल्यूबल यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयरन, यूरिया वो इनटू वोमन कैप्सूल, वो सारे वोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। और बाकी जो बचता है फिल्ट्रेट, वो कहाँ, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। मतलब इस तरह से देखे जाए तो इसमें से सारा की सारा वोमन क्या, एक तो जो हमने देखा पहले कि आरबीसी नहीं छनती, प्रोटीन नहीं छनते, ठीक है, वो वापस इसमें चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं ग्लोमेरुलस में। ठीक है। और बाकी सारे के सारे जो है फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। ठीक है। छन गया इस तरह से, ये स्टीव लाइक है, तो सारा की सारा ये जो जो भी चीज मॉलिक्यूल्स है सब कुछ छन गया। और बाकी जो आरबीसी ये बड़े मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन जो है वो नहीं छने। ठीक है। इस तरह से ये ग्लोबुलस में वापस चले गए, ब्लड में वापस मिल जाते हैं। तो आरबीसी का कोई लॉस नहीं होता है जब ये फिल्टर करता है। प्रोटीन का कोई लॉस नहीं होता। प्रोटीन और आरबीसी वगैरह जो है, जो चीज चाहिए वो सारा के सारे जो है वापस इसमें चले जाते हैं। ठीक है। केवल पानी और जो भी चीज बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। तो वह फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वही वो जो वो हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं किडनी स्टोन में कि जी हम सॉरी किडनी की रिपोर्ट में हम जीएफआर पढ़ते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि हम क्रेटिनिन देखते रहते हैं, कितना क्रेटिनिन है, और इसी के बेसिस पे हम ये तय कर रहे हैं कि किडनी कितनी खराब है, किडनी सही है, लेकिन हम जीएफआर को फोकस नहीं करते हैं। तो जबकि किडनी की जो एक्चुअल कंडीशन है हम जीएफआर से ही फोकस करते हैं। अब जीएफआर हमें समझ में आ गया होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्टर, अभी हमने देखा ना, ग्लोमेरुलर फिल्टर कर रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो वो ही ये रेट है, मतलब कितना अमाउंट का फिल्ट्रेट वो पर मिनट
कर रही है किडनी, मतलब किडनी कितना फिल्टर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बना रही है, वो ही होता है जीएफआर। मतलब जीएफआर मतलब अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय द किडनीज एवरी मिनट इज नोन एज जीएफआर। और जीएफआर ही वो सूचक होता है, वो पैरामीटर्स होता है जिससे हम किडनी की एफिशिएंसी, मतलब कितनी कितना काम कर रही है। क्रेटिनिन बढ़ना एक अलग चीज है, क्रेटिनिन ज्यादा हो गया वो एक अलग चीज है, कि उसके कितना वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो एक अलग है। लेकिन किडनी कितना एफिशिएंटली फंक्शन कर रही है, वो कितना काम कर रही है, वो रेट होता है, वो शो करता है उसका जीएफआर, ठीक है, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी वो कितना फर्स्ट प्रोसेस, यानी वो कितना छान रही है ब्लड को पहले वुमन कैप्सूल से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है जी, फिल्ट्रेशन। सेकंड में है ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो भी उसमें चीज, जैसे ग्लूकोज को वापस लेना है, जो भी जिसको भी वापस लेना है, ठीक है, जो भी वांटेड चीज है जो उसमें चली गई है फिल्ट्रेशन के बाद, उसमें से वापस लेना है जो भी चीज, जैसे अगर किस किस का भी रीऑब्जर्वेशन करना है, ग्लूकोज का करना है या सोडियम का करना है, जिस भी चीज का वापस वो चाहिए किडनीज को, वो वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती है। रीएब्जॉर्ब से समझ में आ गया, रीएब्जॉर्प्शन, तो वो किडनीज वापस जो फिल्ट्रेट में गया है उसमें उसको वापस ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट को वापस ले लेती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और फिर तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब तीसरा प्रोसेस ट्यूबुलर सिक्रेशन में, अब जो बचेगा वो उसको वापस उसको सिक्रेट करके किस में डाल दिया जाएगा, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। मतलब इतना सटीक ये जो प्रोसेस है कि फर्स्ट जो है, पहले की पहले में जब ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो है आप लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स और आरबीसीज वगैरह को छान लिया जाता है। उसके बाद जो ब्लड है वो आगे ट्यूबुल्स में चला जाएगा, पीसीटी में। उसमें भी जो चीज हमें चाहिए, मतलब जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन कुछ चला गया, विटामिन है, लैक्टेज है, यूरिया है, यूरिक जो भी कोई चीज है वो भी, मतलब जो हम नहीं चाहते कि वो वापस वो उस फिल्ट्रेट में जाए, तो वो सारा की सारा रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। वाटर का भी कुछ अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन यहाँ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो बनता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब उसके बाद जो भी चीज ज्यादा है, मतलब अगर हमने सोडियम ज्यादा खाया तो सोडियम का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कैल्शियम ज्यादा खाया तो कैल्शियम का सिक्रेशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन का, सीक्रेशन वाला प्रोसेस है, इसके थ्रू ही किडनी जो है ना बैलेंस करती है कि किस, अगर हमने कोई सोडियम ज्यादा खाया है, नमक ज्यादा खाया है, तो सोडियम का सीक्रेशन होगा, सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी। हमें बॉडी में पोटेशियम की कमी हो गई तो पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज की कमी, इसी तरह से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है किडनीज करके रखती है। किसी भी चीज की अगर कमी है तो वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। किसी भी चीज की ज्यादा हो गई, अगर ब्लड में ज्यादा हो गया कोई भी एलिमेंट या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उसको सिक्रेशन सिक्रेशन में डाल देती है, ठीक है। तो इसी प्रकार, इसीलिए किडनीज को बोलते हैं कि ये मैम इलेक्ट। आपकी आवाज़ कट रही है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम। अच्छा, कट अभी कट के आ रही है आवाज़। शुरू से ही कट कट के आ रही थी या अभी आ रही है? मैम जस्ट अभी ये पिछले उससे जो आपने बताया इसका अच्छा अच्छा, सिक्रेशन वाला। सिक्रेशन वाला बताया, फिर से बताती हूँ, ठीक है। तो हम इस पे थे कि तीन प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये इस तरह से होते हैं कि अगर कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी सॉल्ट की अगर मात्रा मात्रा हमारे यूरिन में ज्यादा है, जैसे कि हमने ज्यादा सॉल्ट खाया है, ठीक है, तो हमने सोडियम ज्यादा हो गया, तो सोडियम का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगी और उसको क्या करेगी, सिक्रेशन कर देगी ज्यादा। तो ये ट्यूबुलर सिक्रेशन से किसका ज्यादा मतलब है, सोडियम का ज्यादा सिक्रेशन होगा, जैसे इसमें देख रहे हैं कि, ठीक है, सोडियम का यहाँ हो गया, यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब प्रोसेस है कि अगर उसको किसी चीज को हवाई दिखती है कि ये बॉडी में कम हो रहा है या ब्लड के अंदर कम हो रहा है, तो उसको वापस से रीएब्जॉर्ब, वो छल छल के तो आ गया है फिल्ट्रेट में, लेकिन जब सिग्नल मिलता है कि पोटेशियम या सोडियम कुछ भी कम है, तो उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि रेनिन, अभी हमने मैंने बताया कि जो ब्लड प्रेशर का सिस्टम है, रास सिस्टम है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अभी आवाज सही आ रही है?
जी मैम। ठीक है। सही आ रही है। तो जैसे अभी मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि हमारा जो ब्लड प्रेशर वाला सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एलडीएच टोलेरेंस सिस्टम, अब वो कैसे काम किया, वो इस तरह से काम किया कि जब हमारा रेनिन निकला, रेनिन से एंजियोटेंसिन 1 बना, 1 से वो 2 में बना। अब एंजियोटेंसिन 2 ने एग्जैक्टली किया क्या जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया? रेनिन एंजियोटेंसिन, जब रेनिन 2 जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन नंबर 2 जो है, वो उसने एल्डिस्टोरोन, जो कहाँ से निकलता है, जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के से जो निकलने वाला एल्डिस्टोरोन है, वो उसको एक्टिवेट किया उसको। और एल्डिस्टोरोन के इफेक्ट से किडनीज की ट्यूब्यूल्स, हम पढ़ते हैं ना, हमने न्यूरोथेरेपी की बुक्स में भी, फिजियोलॉजी की बुक्स में भी ये पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली ये कैसे काम किया एल्डिस्टोरोन ने, कि एल्डिस्टोरोन ने इस किडनीज की ट्यूब्यूल्स द्वारा सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाया। तो वो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यही वाला है जो मैं बता रही हूँ, कि सोडियम कम हुआ इसलिए बीपी लो हुआ। तो एल्डिस्टोरोन के इफेक्ट से ये रीएब्जॉर्प्शन का काम, यानी सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, यानी सोडियम को निकालने नहीं दिया ब्लड के थ्रू, और सोडियम बढ़ गया ब्लड में, तो ब्लड में सोडियम बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया। तो एल्डिस्टोरोन सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर किसी के अंदर वाटर ज्यादा हो गया तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, सीक्रेशन में डाल देगी। ठीक है। तो इस तरह से किडनीज जो है, ये देखती है कि हमें किसकी सोडियम की या पोटेशियम की, क्लोराइड की, या किसी भी मैग्नीशियम की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी सॉल्ट की, जिसकी मात्रा हमें हमारे ब्लड में कम है उसको रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है, और जिसकी ज्यादा है उसको सीक्रेशन में डाल देती है। और इस पूरी लंबी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है ये प्रोसेस चलता है, और वो रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के प्रोसेस के द्वारा फाइनली जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी ज्यादा एक्सेस में है वो, और जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, यानी यूरिया जो बनता है हमारा वेस्ट मटेरियल के रूप में, हम यूरिकोटैलिक एनिमल है, मतलब हम यूरिया को हमारा मेन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है। तो उसको फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से प्रोसेस करती है हमारी किडनीज, जो एक्स्ट्रा एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए, और एक्स्ट्रा जो है वेस्ट मटेरियल तो निकलता ही, उसके साथ एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए। अब इसी एसिड एल्कलाइन में बैलेंस में गड़बड़ हुई, और फिर क्या हुआ, हमारा पीएच, ब्लड का पीएच जो है एसिड हो गया, मतलब किडनीज रिमूव नहीं कर पाई यूरिन के थ्रू, और वो ब्लड में ही रह गया, ब्लड में ही रह गया। तो क्या हुआ, पीएच बढ़ गया। ठीक है। तो बढ़ गया तो अल्कलाइन साइड चला गया, और कम हो गया तो एसिडोसिस साइड चला गया। ठीक है। तो आई होप मैंने शॉर्ट में इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है, और बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमको, सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से काम करती है किडनी, किस तरह से रीएब्जॉर्प्शन, हम बहुत बार पढ़ते हैं बुक्स में। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, वापस उसको यूरिन वाली जो, जिसमें से यूरिन फॉर्मेशन होगा ट्यूब्यूल, उसमें डाल दिया जाता है, और वापस से सीक्रेशन में डाल दिया जाएगा और रीअब्जॉर्प्शन में डाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस जो है वो किडनीज का यूरिन फॉर्मेशन का है। ठीक है। तो आगे हम इसको और देखते हैं थोड़ा सा। इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो हम देखें तो हम एक आम मनुष्य के शरीर में 5 लीटर तक का ब्लड होता है। ठीक है। और हार्ट हमारा 5 लीटर ब्लड को पंप करता है 1 मिनट में। ठीक है। ये हम हार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे, और जो लोगों ने पढ़ा हुआ है वो समझ गए होंगे कि 1 मिनट में हमारा पूरा 5 लीटर पंप हार्ट ब्लड को पंप करता है। अब उसका 1/5वां हिस्सा, यानी 1 लीटर खून को, 1 लीटर ब्लड को किडनीज प्रत्येक मिनट में फिल्टर करती है। मतलब 1 मिनट में पूरी जो किडनीज है वो हमारे 1 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। इसका मतलब 5 मिनट में हमारा पूरा खून जो है वो किडनी से निकल चुका होता है। मतलब हमारे शरीर का जितना भी ब्लड है वो 5 मिनट के अंदर ब्लड किडनी से निकल चुका होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किडनी से कैसे निकला। मतलब जो भी हमारा ब्लड है वो किडनीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू किस में जाएगा, किडनीज के अंदर जाएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनीज में जाएगा। दोनों तरफ की रीनल आर्टरीज, लेफ्ट रीनल आर्टरी लेके जाएगी किसमें,
किडनी, लेफ्ट साइड की किडनी में, राइट रीनल आर्टरी जो है राइट साइड की किडनी में निकल जाएगी। और फिर वो किडनीज के अंदर ग्लोब वो फैले हुए हैं क्या, नेफ्रॉन्स, तो सारा ब्लड क्या चला जाएगा, नेफ्रॉन्स में यानी ग्लोब गोमन कैप्सूल में चला जाएगा। और फिर इस तरह से वो सारा प्रोसेस होगा फिल्ट्रेशन का। और जो फिल्टर होके आएगा सबके सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिव ट्यूब्यूल से मिलकर पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में जाएगा। लेफ्ट साइड वाली किडनी जो फिल्टर करेगी वो लेफ्ट यूरेटर में, और राइट साइड वाली जो किडनी फिल्टर करेगी वो राइट यूरेटर में। और इस तरह से दोनों जो मिलके फिर वो दोनों तरफ से यूरेटर से वो कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही तरफ की किडनीज मिलके पूरे के शरीर में मतलब पूरे ब्लड को 5 मिनट में फिल्टर कर देती है। इसका मतलब हमने कुछ भी खाया, हम एवरी मिनट हम जो भी खा रहे हैं, हमने कुछ भी गलत खाया, जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से निकल रहा है ब्लड, वो फिल्टर होता जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 24, अगर इसी कैलकुलेशन पे जाए तो मतलब हमारा 24 घंटे में हमारा 300 बार रक्त इनमें से गुजर चुका होता है। मतलब हमारे 24 घंटे में हमारे शरीर का पूरा जो ब्लड है वो 300 बार किडनी से गुजर चुका होता है। मतलब हम जो भी गड़बड़ कर रहे हैं, हम जो भी गड़बड़ खा रहे हैं, हमारा जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से जो भी कुछ टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो किडनी से रिमूव 300 बार, एक दिन में 300 बार मतलब गुजर चुका है, वो प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। और इसको बस लास्ट लेके फिर हम आगे अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो हम ह्यूमन जो है, हम क्या, हमारा जो वेस्ट मटेरियल वो है यूरिया वेस्ट मटेरियल के रूप में बनता है। ठीक है। इसलिए हम यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। मतलब हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें से हम यूरिया हमारा मेन प्रोसेस है। और यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया इज सिंथेसाइज इन द लिवर। ठीक है। लिवर में बनता है। और ठीक है, इसीलिए अगर जब हम जब यूरिया या यूरिक एसिड बढ़ता है, उसको उसके बढ़ने पे हम क्या बोल देते हैं, यू लिवर और किडनी दोनों पॉइंट देते हैं कि किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया तो क्या ट्रीटमेंट दे। तो हम लिवर का पॉइंट भी देते हैं उसमें, और किडनी क्लियर भी देते हैं। तो लिवर का भी रोल है यूरिया फॉर्मेशन में, और किडनी का भी रोल है। तो इसीलिए यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट, यूरिक एसिड बढ़ने पर हम लिवर प्लस किडनी क्लियर दोनों ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि किडनी फिल्टर करेगी। अगर बढ़ रहा है तो किडनी का भी रोल है, और लिवर भी कहीं ना कहीं फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, इसीलिए लिवर और किडनी का रोल है यूरिक एसिड या यूरिया बन भरने में, BUN आगे देखेंगे। ठीक है। तो इसको आगे जो है प्रोसेस को हम अगली क्लास में देखेंगे। और अभी ये कुछ इसमें नहीं समझ, क्योंकि अभी 10:30 ऑलमोस्ट हो चुका है। तो किसी को इधर तक कुछ समझ में नहीं आया तो वो आगे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, और फिर हम आगे जो है इसके बाद जो हमारा स्टोन का शुरू होगा, स्टोन के बारे में वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अगली क्लास में हम थोड़ी सी बीमारी किडनी की लेते हुए हम आगे किडनी स्टोन कैसा होता है, क्या क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अभी हम 5 मिनट में फिर से आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई समझ नहीं आया। मैम आप डाउट तो मैम नहीं है, ये बट एक चीज़ पूछनी है। हाँ जी, पूछिए। मैम वो पिछले क्लास की आपने वीडियो अभी तक डाली नहीं है यूट्यूब पे, ह्यूमन ब्लड पार्ट वाली। अच्छा, वो रह गई। ठीक है, मैं हाँ जी मैम। डालती हूँ। ठीक है, आप मुझे पहले ही याद दिला देते, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, मैं डाल देती हूँ, कल डाल देती जी मैम। हूँ। हाँ। थैंक यू। हेलो हाँ जी। मैडम, ये बीच में पेशेंट्स की जैसे रिपोर्ट वगैरह आती है किडनी के एफटी वगैरह, उसमें तो प्रोटीन आता है, कईयों में प्रोटीन आ रहा है, कईयों में वो आ रहा है, बड़ा होता है, मतलब दो तीन हाँ। चीजें। हाँ, तो वही तो देखेंगे ना हम अभी। तो वो इसका मतलब है वो किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। ऑब्वियसली किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, वो प्रोटीन, बहुत सारे रीजन होते हैं। देखो आप किसी एक, लेकिन हाँ किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है। और या तो ये भी हो सकता है कि वो एक्सेस प्रोटीन ले रहा है ना, जैसे दिखा कि जो भी एक्सेस मात्रा में होगा वो बाहर निकल जाएगा। वो एक्सेस प्रोटीन ले रहा है तो भी वो, हाँ, उस वजह से भी वो बाहर निकल सकता है। लेकिन किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, इसलिए प्रोटीन लीकेज हो रहा है। प्रोटीन लीकेज होना नॉर्मल नहीं है, मतलब यूरिन में हमारे प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है। अगर प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो गड़बड़ है, वो प्रॉब्लम है, वो डिजीज है।
ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी ना वो आचार्य रामचंद्र जी की क्लास मिस हो गई थी। उनकी उनकी रिकॉर्डिंग अगर कुछ हो तो आप भेज देंगे। ठीक है, मैं आचार्य जी से पूछती हूँ कि क्लास की रिकॉर्डिंग उनके पास होगी तो मैं आचार्य जी से बोलती हूँ कि वो ग्रुप पे शेयर कर दें, या मैं उनसे लेकर शेयर कर दूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है। हेलो मैम, हाँ जी। एक डाउट और था मैम। जैसे कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, जैसे इनका एज ग्रुप ऐसा है 23 से लेके 27 28 तक, जैसे जो हाँ जिम विम जा रहे हैं, हाँ तो हाँ उनके बैक साइड में ये आपका T11 T12 की तरफ हाँ पेन पेन हो रहा है। तो उनको जैसे हमने क्लॉकवाइज करा हल्का बहुत, हाँ। तो मैम उनको जैसे बीच में तो दर्द चला जा रहा है, लेकिन फिर अचानक से एकदम देखिए जर्क जैसा आ रहा है उनको, मतलब पता है। जैसे झटका जैसा। हाँ, आप है ना, वो जो ये जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप में ये बॉडी जिम जा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, है ना। तो इसमें ऐसे वाले पेशेंट में ना वो जो टी टी वाले थोरेसिक वाले जो वर्टिब्रा है ना, इसमें डिस्क बल्ज और ये एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। तो ऐसे आप उनको, अगर इतना पेन आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनका बॉडी वेट लिफ्टिंग से है ना, उनका वो जो स्पाइन की वो जगह है, वो वहाँ बल्ज हो गया है, वो दिक्कत हो गई है। और उनको बोलिए कि वेट उठाना बंद करें, और अगर आप वो एक्सरे करवा के या एमआरआई करवा के आएंगे तो जरूर उसका वो बल्ज वाली सिचुएशन उसमें है। और जी मैम। ऐसे बहुत आप एक केस आ रहे थे मेरे पास, तो बहुत ऐसे केस आ चुके हैं, और बहुत सारे केस जो ऐसे हैं जो मेरे पास आए भी नहीं, लेकिन किसी ने बोला है कि देखो जिम जाता था ये, मतलब हम उसकी थोरेसिक की एमआरआई स्कैन देखकर वो बता सकते हैं कि वो मतलब बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं। और ऐसे बच्चे जो है, मतलब जो यंगस्टर्स जो हैं, वो वेट लिफ्टिंग की वजह से उनका डिस्क बल्ज जो है, ये स्पाइन एडजस्टमेंट बिगड़ा है। ठीक है। जी, और मैम एक पेशेंट ऐसा है जैसे उसको प्रोट्रूजन हो रखा है हाँ। सिक्वेस्टेशन से एक जस्ट नीचे, उनकी L4 L5 में वो हो रखा है, डिसबल्ज हो रखा है। बल्ज है, हाँ। उनको ऐसा है कि मैम जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा पेन हो जा रहा है, लेकिन फिर जब वो दिन में जैसे कहीं बैठे रहते हैं, उनकी सिटिंग पोजीशन का काम है, एज है उनकी 41 अराउंड। हाँ तो उनको जैसे मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था, मतलब उनको बैठे बैठे तो दर्द नहीं होता है, हाँ लेकिन सुबह मॉर्निंग में जब वो उठते हैं ना, वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन जैसे उनको महीने में, जैसे मैं अभी तो एक देख रहा हूँ, होम विजिट ले रहा हूँ 2 3, तो फर्क है, बट लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है उनको। तो उनको पेशेंट को देखूं, कैरी फॉरवर्ड करूं, या फिर? हाँ हाँ। अब जो प्रोड्यूसर यानी डिस्क बल्ज तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, डिस्क बल्ज के केसेस तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो उनका L4 L5 में बल्ज है। जी मैम। L4 4 5 में बल्ज है। ठीक है, तो जी आप दे क्या रहे हैं उनको? मैम, उनको तो अभी बेसिकली मैंने वो इंजरी इन्फ्लामेशन 125 DCC और हल्की बहुत रबिंग और थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह की बहुत ही हल्की एक्सरसाइज। आपने कोड़ा एक्यूरेट प्लस दिया? नहीं मैम, ये नहीं दिया था। तो ये तो कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ क्लास में भी, और ट्रीटमेंट कई बार बताते भी है बैक पेन के पेशेंट्स को डिस्क बल्ज के लिए। तो ये कॉर्डा प्लस दे के फिर अगर वो एसिडिक बॉडी है, एसिडिक होगी, अगर वो बल्ज हुआ है, डिजनरेशन हुआ, क्या एज है, और मतलब वो क्या करते हैं, आपने चेक किया एसिडिक है बॉडी, और क्या सिम्टम्स है उनके? यस मैम, एसिडिक है एक तो बॉडी उनकी। एसिडिक है ना? और जी। तो तो वही कॉर्डा प्लस से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, एसिड ट्रीटमेंट दो। उसके बाद उनको वो इंजरी दो, इंजरी 10 पेन वाला इंजरी बहुत अच्छा काम करता है, तो वो लगा के दो तो आराम आएगा। ठीक है मैम। हाँ, हाँ, जी। ठीक। थैंक यू मैम। वेलकम। गुड नाइट। राइट। हो गया? किसी का और क्वेश्चन है, कोई डाउट है इसमें? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हेलो बताइए। मैम, ये जो अभी आपने ये चैप्टर है, ये जो रिटर्न ये भेजेंगे आप? हाँ, मैं इसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। अभी हमारा जैसे हमने किडनी खत्म कर लिया है, किडनी के ऊपर, तो ये वाली आधी रिकॉर्डिंग, ये वाली, और इसकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगी कल सुबह तक। और फिर आगे हम स्टोन का ट्रीटमेंट वो करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट। के साथ साथ मैम इसका ये जो आपने पढ़ा है इसका प्रिंट निकाल लेंगे पढ़ने के लिए, आगे के लिए थोड़ा ठीक हाँ रहेगा। हाँ, पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। हाँ। हाँ
और हाँ पिछले वाले का भी मैम, जो लास्ट टाइम पढ़ा है आपने। मैम वो ह्यूमन ब्लड रिपोर्ट की वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, हाँ वो ब्लड रिपोर्ट का तो पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया ना पंकज? नहीं किया था। अभी नहीं किया है मैम। पीडीएफ भी सेंड नहीं पीडीएफ किया? अच्छा नहीं ठीक। मैम। ठीक है ठीक है, उसका भी पीडीएफ और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, और इसका भी पीडीएफ और रिकॉर्डिंग में कल शेयर मैम कर दूंगी। पीडीएफ तो आ गई है ब्लड रिपोर्ट वाली, ग्रुप पे ही डाली हुई है आपने। वो अच्छा डाली पार्ट हुई। 2। 2 और 1, अच्छा वो एक ही था ना? हम 1 में जो क्लास में पढ़ा था, हमने 1 में क्या हुआ था कि वो हो रहा था, डिस्टरबेंस हो रहा था ना, तो डिस्टरबेंस की जी वजह से मैम। हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो उस क्लास में हमने, इसीलिए मैंने पार्ट 2 लिया था। तो पार्ट 2 में हमने 1 का भी पार्ट पढ़ाया है और आगे उसको कंटिन्यू किया था। तो पार्ट 1 जो क्लासेस है उसमें वो कुछ खास था नहीं, और जो जो नोट्स है वो एक ही है, पार्ट 1 पार्ट 2 की एक ही है। ठीक है। ठीक है मैम। और रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं भेजी है, तो रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगी कल से। ठीक है। जी मैम। तो किडनी वाला जो हमने पढ़ा, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है? जी। यस हाँ मैम। ठीक जी है। मैम। ओके। यस मैम। ठीक है, तो फिर आगे हम यहाँ क्लास को खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं अगली मैम एक क्लास मैंने में। शाम को मैसेज भेजा था। हेलो। हाँ मैं आपको बताती हूँ उसको। हाँ हाँ जी जी, ठीक थैंक है यू मैम, ठीक। थैंक यू। हाँ ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू।